नमस्कार, आपका स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा कि नहीं खुलेगा सपा का खाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज नामांकन दाखिल किया। कन्नौज लोकसभा सीट से लड़ने का फैसला किया। बलिया में देर रात एक स्कॉर्पियो वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के फेफना के पास बुधवार की देर रात एक स्कॉर्पियो वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में सवार सभी लोग कहीं किसी शादी में शामिल होने जा रहे थे कि इनकी गाड़ी असंतुलित होकर सड़क के नीचे पलट गई, जिससे गाड़ी में सवार सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई। कल रात में 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि फेफना से चितबड़ा गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उक्त दुर्घटना में मौके पर ही 3 लोगों की, जो गाड़ी में सवार थे कुल 5 लोग, उनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 2 लोगों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनको उच्च इलाज है तो हायर सेंटर पर रेफर किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति की दौरान इलाज और मृत्यु हो गई है। शेष एक व्यक्ति का इलाज बीएचयू में चल रहा है, जिनकी स्थिति ठीक है, वो खतरे से बाहर है। उक्त घटना के संबंध में पोस्टमार्टम एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग गद्दी चौक पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड टीम को खबर लगने पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर के पास खड़ी एक बाइक भी जलकर खाक हो गई। इधर आगजनी की जानकारी लगते ही वित्त मंत्री और शहर विधायक ओपी चौधरी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने विद्युत आपूर्ति बहाल करने, ट्रांसफार्मर लगवाने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश विद्युत विभाग को दिए और प्रॉम्प्ट तरीके से आग नियंत्रण के लिए विभाग को निर्देशित किया गया है और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की, उपकरणों की कमी भी होगी उसके लिए भी मैंने लिस्टिंग बनाकर देने के लिए कहा है और तत्काल हम जल आचार संहिता की सीमा है, उसके बावजूद जो हो सकेगा, जैसे हो सकेगा, हम पूरी तरह से दुरुस्त करेंगे ताकि आने वाले समय के लिए भी फायर फाइटिंग की व्यवस्था और दुरुस्त हो सके। और दूसरी ओर बिजली विभाग को भी मैंने निर्देशित किया है कि सभी ट्रांसफार्मरों की चेक कराएं ताकि स्पार्किंग वगैरह की घटनाएं, लूज वगैरह होता है तो ज़्यादा होती है, तो स्थिति निर्मित ना हो और आग कम से कम लगे। इसके लिए बिजली विभाग को भी निर्देशित किया गया और आने वाला 1.5 महीना का समय बहुत भीषण गर्मी का रहेगा, तो उसमें कई सारे रिस्क रहेंगे, पत्ते सूखे रहते हैं, कई सारी समस्याएं रहती हैं, तो उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने विभागों को निर्देशित किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर, आग लगने की समस्या तो का सीजन है ये, लेकिन उसमें बेहतर से बेहतर विभाग काम करे। व्यापारियों ने आपसे मांग की है कि शहर के बीचों बीच इस प्रकार की स्थिति से वो लोग काफी दहशत में है। देखिए, मेरा ही कहना है ट्रांसफार्मर कहीं न कहीं तो लगाना पड़ेगा, तो उसको सभी व्यापारी साथी, सभी लोग मिलकर के जैसा व्यवस्था तय करेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, लेकिन बिजली व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, सबकी जरूरत है बिजली, तो जैसे आपस में सामंजस्य करके व्यवस्था बनाएंगे वैसी हम विभाग को करने के लिए निर्देशित करेंगे। 11:32 पे आज सूचना मिली और जैसे सूचना मिली वैसे हमने एक गाड़ी को पहले रवाना किया और उसके बाद में फिर देखे कि आग ज़्यादा संभावना है क्योंकि ट्रांसफार्मर का बात है, तो हमने दूसरे गाड़ी को फिर हमने रवाना किए और फिर क्या है, गाड़ी हमारे पहुंची और क्या है, रोड थोड़ा सा ट्रैफिक होने के कारण से गाड़ी थोड़ा सा टूट गई। बाकी आते के साथ में हमने जैसा ही हमें लगा, धीरे धीरे हमने आधा घंटा में हमने काबू कर लिया है। नुकसान की बात करें तो जान माल या कुछ सामान की क्षति हुई है?
ऐसा नुकसान की तो बात नहीं है कि जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। बाकी आग को हमने काबू पा लिया। हम 12 बजे के आसपास जो है गद्दी चौक में रायगढ़ में ट्रांसफार्मर में आगजनी की सूचना आई थी। आगजनी की सूचना पर से तत्काल पुलिस बल के सर्व साथ वहाँ पर रवाना हुआ था। मौके पर फायर ब्रिगेड भी समय से पहुँच गया था। इस नाम से जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। बाकी आग कैसे लगी है इसके बारे में जांच से पता चलेगा। नुकसान वगैरह का भी आंकलन अभी नहीं किया गया है। जैसे ही शिकायत आएगा उसके हिसाब से जाँच करके आगे कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा क्षत्रिय समाज को लेकर लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के अंदर जो घोर उपेक्षा की गई, वह सांसद व राजकोट लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर क्षत्रिय समाज में पूर्ण भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। आइए देखते हैं करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने क्या कहा है। सभी को जय भवानी, जय माता दी, जय छात्र। भाजपा का बहिष्कार समाज ने कर दिया है, बॉयकॉट किया है भारतीय जनता पार्टी का इन लोकसभा चुनावों में, क्योंकि समाज की उपेक्षा, घोर उपेक्षा लोकसभा के टिकट के बंटवारे में की गई पूरे भारतवर्ष में। उसके पश्चात भाजपा के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और राजकोट लोकसभा के भावी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा अभद्र टिप्पणी मातृशक्तियों को लेकर और क्षत्रिय समाज को लेकर की गई। साथ ही साथ हम सबका मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक पगड़ी, उसे खुलेआम भाजपा सरकार के पुलिस प्रशासन के अधिकारी द्वारा हवा में उछाला गया। भरपूर आक्रोश के बावजूद पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द नहीं की गई। यानी खुला चैलेंज भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षत्रियों को कर दिया गया। आपको जितना विरोध करना है कर लो, हम पुरुषोत्तम रूपाला को नहीं हटाएंगे। अब समय है हमारा और समाज इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा का बहिष्कार कर चुका है, तो मैं समस्त क्षत्रियों से, वो चाहे सामान्य श्रेणी में आ रहे हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे बख्शी पंच में आ रहे हो, समस्त क्षत्रियों से मैं अपील करता हूं कि इस बार चमत्कार दिखा दिया जाए और समाज की एकता का जो परचम है, जो एग्जाम्पल है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारतवर्ष में अवश्य दिखाया जाए। भरपूर मात्रा में मतदान घर का प्रत्येक व्यक्ति करे, किंतु भाजपा को नहीं करे, ये सुनिश्चित करना अब हम सबका दायित्व बनता है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि भाजपा का बहिष्कार और बॉयकॉट समाज कर चुका है और वोट की भाषा ही इन्हें समझ आती है। वोट की चोट के माध्यम से भाजपा का बहिष्कार करें, बॉयकॉट करें और उनको चमत्कार दिखाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। जय भवानी, जय मां करणी, जय महाकाल, जय छात्र धर्म। ओम नमो बुद्धाय। चौपन थाना क्षेत्र के करगरा स्थित सोन नदी में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां नदी में नहाने के दौरान 2 युवती व 1 युवक डूब गए। सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से डूबी दोनों युवतियों को गहरे पानी से निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक का इलाज जारी है और एक युवती को छुट्टी दे दी गई है, जबकि नदी में डूबे एक युवक की तलाश स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से जारी है।
चलिए जो हुआ वो हुआ, छोड़िए दौर तक आपकी मदद करेगी। इसके आगे हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इसके आगे प्लीज बस हमें काम करना। ठीक है, हम आपके सहयोग के लिए काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी दिन है, अभी समय है, अभी अंधेरा होने लगेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, सब यार सब तो नहीं थोड़ा उसमें। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले इस तरह की घटनाएं दशकों में एक बार होती थी, लेकिन जब से बालू साइट चालू हुआ है तब से कई हादसे हो चुके हैं। बालू खनन क्षेत्र का एरिया दूसरी तरफ है और खनन दूसरी तरफ हो रहा है। अवैध खनन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें और नावों पर मोटर लगाकर पाइप से बालू खनन किया जा रहा है, जिससे नदी में 50 से 60 फीट गहरे तक के गड्ढे हो चुके हैं। नहाने के दौरान गड्ढा पता नहीं चल पाने की वजह से नहाने वाले काल के गाल में समा जाते हैं। अवैध खनन पर आवाज़ उठाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जिले के आला अधिकारियों को कई बार लिखित सूचना देने के बाद भी अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होती। अगर कभी जांच टीम भी आती है तो साइड वालों को पहले ही सूचना मिल जाती है। सूचना मिलने पर मशीनों को हटा लिया जाता है और लीज एरिया के अंदर ही लोडिंग चालू हो जाती है। बाद में वही हाल फिर से बदस्तूर जारी हो जाता है। तो यहाँ आपके भूमिका बना के चले जाएंगे, भूल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। हम लोगों की मांग यही है, कि वो ठेकेदार को गिरफ्तार किया जाए। ठेकेदार गिरफ्तार होना चाहिए, यही हमारी मांग है। ठेकेदार गिरफ्तार हो, सब नैया मशीन उसकी जब्त हो। हमारे बात कराइए, हमारे आपको आज हमारे साथ हुआ, कल हमारे गांव में किसी के साथ हो सकता है। सब नहाते हैं। 40-40 फीट गहरा जो है वो भी करगरा में लीज है, बिजौरा का लाद रहे करगरा में, कोई बोलने वाला नहीं है। और जो बोल दे उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर कितना बड़ा गुंडई, 24 घंटे के अंदर अगर ठेकेदार की गिरफ्तारी हो जाती है तब हम लोग मानेंगे कि हमारा कोई है। तब हम जुड़े हुए हैं 15 साल से बीजेपी में, तो हमको कुछ मिला, बीजेपी ने हमको कुछ, तब हम समझेंगे। अरे हमको कुछ मत दे। अरे हम लोग 1999 से है, 1999 से हम लोग आप आएंगे वोट बैंक बनाने के लिए तो गड़बड़ है। राजनीति हमारे साथ वोट बैंक बनाने के लिए नहीं आए, तो अब आपके घर से ताल्लुक है, तिलक में हम लोग आए थे। सबका साथ सबका विकास का नारा जमीन पर लागू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों का शोषण हुआ है, वह दूर की कौड़ी हो सकती है। आइए सुनते हैं शहर उपाध्यक्ष और लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य जावेद जाफरी से बीजेपी की जन कल्याणकारी योजना का लाभ अल्पसंख्यकों को बड़ी संख्या में कैसे मिली। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं अजमल शाह। लगातार 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। वहीं लगातार भाजपा का ये दावा है कि उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पे लगातार गरीबों को दिया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि अल्पसंख्यक हों, दलित हों, वंचित हों, वो गरीब हो, उनको भाजपा सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। हमारे साथ में आज ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में समर्पित हैं। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए वो सेवा दे रहे हैं। अब नई जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में उनको मिली है, जो कि लोकसभा चुनाव के प्रबंध समिति के सदस्य भी बनाए गए हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक होने के नाते आपका क्या सोचना है, आइए जानते हैं। जावेद जाफरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जावेद जी, जिस तरह से विपक्ष का ये कहना है कि अल्पसंख्यक समाज को भाजपा सरकार में उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है या उन लोगों को उस तरह से गरीबी से उठाया नहीं गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विपक्ष है
वो हमेशा बदनाम करने की साजिश रचती रहती है। कभी हमने ये नहीं कहा कि हमने आपको राशन दिया, उज्ज्वल योजना, लेकिन हमेशा सपा या कांग्रेस हो, उसने हमेशा मुसलमानों को देने के बाद उस पर एक एहसान जताया कि हमने मुसलमानों को ये दिया, हमने मुसलमानों को ये दिया। ऐसी कौन सी स्कीम है भारतीय जनता पार्टी की जो सिर्फ एक वर्ग को मिल रही है? क्या मुसलमानों को नहीं मिल रही है? आवास है, क्या मुसलमानों को नहीं मिले? राशन मिल रहा है, क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? तो ये तो एक भ्रमित करने की चाल है जो विपक्षियों द्वारा रची गई है। क्या माना जाए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उन क्षेत्रों में तमाम ऐसे ग्रामीण हैं जिनको बहुत ही ज़रूरत है उन योजनाओं की? क्या उन लोगों को, उन अल्पसंख्यक लोगों को, समाज को उन योजनाओं का लगातार लाभ मिलता चला आ रहा है या नहीं? देखिए, बहराइच विधानसभा में एक मोहल्ला है नाज़िरपुरा, जहाँ पे 80-90% मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं। 600 समथिंग आवास वहाँ पे आए हुए थे, जिसमें से 500 के एबव आवास जो है वो एक मुसलमानों को दिए गए हैं। तो कहीं से कोई भेदभाव तो है नहीं। नगरौर में जो आवास आए हैं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, मुसलमानों को आवास दिए गए। ये जो भ्रमित करने का काम है, ये समाजवादी और कांग्रेस पार्टी करती है। हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम यही दोनों करते हैं। हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो भेदभाव की बात करते हैं। तमाम ऐसी योजनाएं निकली, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन योजना हो, तमाम ऐसी योजना थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। वहीं गरीबों को उठाने का काम किया गया है मौजूदा सरकार में। क्या मानते हैं इन तमाम योजनाओं का लाभ जो है उन अल्पसंख्यकों तक पहुंचा जिनका विपक्ष कह रहा है कि नहीं पहुंचा? देखिए, अभी हम लोगों का आवास की योजना हो, चाहे राशन की योजना हो, चाहे उज्ज्वल गैस योजना की हो, कुछ भी हो, सभी समाज के लोगों को दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे वर्ग को दिया गया, अल्पसंख्यक को नहीं दिया गया, सबको इसका मिला। और जो हमारा एक मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उसी पे अमल करते हो। हमें जो भी योजनाएं आती है उसका लाभ सबको मिलता है, तो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। योजनाओं का लाभ देना हमारे हर भारतीयों को हम देते हैं और हम हमेशा भारतवासियों की बात करते हैं। ये तो रही योजनाओं की बात। अब आते हैं हम लोकसभा चुनाव को देखते हुए। लगातार 2 बार से सांसद हैं भाजपा के यहाँ पर। वर्तमान में भाजपा ने आनंद गौड़ जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार 2019 की बात करें तो उसमें भी ये कहा गया कि उस टाइम भी अल्पसंख्यकों ने भारी समर्थन दिया। क्यों दिया? राशन को देखते हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना को देखते हुए, शौचालय की योजना को देखते हुए, और तमाम ऐसी योजना थी जो महिलाओं को भी काफ़ी उसका लाभ मिला। अब की बार क्या देखा जाए, क्या कितने समर्थन अल्पसंख्यकों के द्वारा आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो अल्पसंख्यक समुदाय है ये इस बार बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जो स्कीमें हमारी है वो सबको मिल रही है। जैसे ये तो एक इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर पार्टी आती है, भ्रमित करने का काम करती है, वो एहसान जताती है मुसलमानों पे कि मैंने आपको ये दिया, मैंने आपको वो दिया। लेकिन हमारी योगी मोदी सरकार ने कभी एहसान नहीं जताया, कभी ये नहीं कहा कि हमने उज्ज्वल गैस योजना दी, कभी ये नहीं कहा कि हमने अल्पसंख्यकों को आवाज़ दी है। तो जो एक ऐसी पार्टी जो बगैर एहसान जताए हमें दे रही है, और उसी यहाँ पे दूसरी जो पार्टी है वो हम पे एहसान जताती है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, इसलिए जो सामान जो मिल रहा है, हमें सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुसलमानों को, इस लाभ को देखते हुए तमाम मुसलमान भाजपा की तरफ से चले आ रहे हैं। आपके कैंडिडेट की बात करें तो पिछली बार जिस 1 लाख कुछ हज़ार वोटों से अक्षय बरलाल गौड़ जी विजय हुए, अब की बार आनंद गौड़ जी को प्रत्याशी बनाया है जो कि उनके ही पुत्र हैं। क्या माना जाए कि उनकी जीत होगी या नहीं होगी, या अगर होगी तो कितने वोटों से होगी, क्या लक्ष्य आप लोग का तय है? देखिए, आनंद गौड़ जी की जो लोकप्रियता है, या इससे पहले अक्षय बरलाल गौड़ जी की जो लोकप्रियता थी, उसको देखते हुए बहराइच में कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं समाजवादी पार्टी को, और उसकी वजह थी कि उनको 1 लाख वोट भी मुश्किल अगर मिल जाए तो। कितने आंकड़ों से अब की बार आनंद गौड़ जी अपनी जीत तय करेंगे? जीत तो देखिए निश्चित है, उनकी जीत तो होनी है। हम आंकड़ों की बात अगर करें तो 4 लाख से ऊपर हम जीत रहे हैं, और यहाँ पे विपक्षियों की ज़मानत भी जब्त हो रही है।
अगर देखा जाए जिस तरह से हम आपसे तारुफ हैं, आप एक अच्छे शायर भी हैं, तो 2-4 पंक्तियां अगर हो जाएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक शेर हम कह रहे हैं कि तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है, लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है, बुझाना चाहते हो बुझा डालो हवा बनकर, मोहब्बत के चिरागों को जलाना हमको आता है। ये एक मोदी जी का संदेश है कि सबका साथ सबका विकास। ये तो आपने उन पर कह दिया कि वो कहते हैं कि जो है हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो आपने एक मोहब्बत का दिया जलाने की बात। वो दुकान खोलने की बात कर रहे हैं और हम लोग दुकान खोले हुए हैं। हम मोहब्बतों के साथ, आप देखिए हमारी कोई भी योजनाएं हो, हम कोई भेदभाव नहीं करते। ये मोहब्बत ही तो है कि हर वर्ग के लोगों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आपको उपाध्यक्ष के पद पर लगातार आप सेवा देते चले आ रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा प्रबंध चुनाव समिति के सदस्य भी बनाए गए हैं, इसको कहाँ से देखते हैं? क्या वास्तविकता में भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं। अगर भेदभाव होता तो आज हम नगर के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। ये क्यों होता है? और हम तो पार्टी में जुड़े हुए हैं, लगातार 17 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमने चौथा इलेक्शन ये हमारा है जो हम लड़वा रहे हैं। हर बार इलेक्शन में मुसलमान वोट बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी आप देखिए नगर पालिका का चुनाव हुआ, अच्छे खासे मुसलमानों के वोट नगर पालिका में मिले। 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ है जिसमें मुसलमानों के वोट अच्छे खासे मिले, और इस बार तो हमें उम्मीद है कि 20% के आसपास तो हम लेके आएंगे ही मुसलमानों के वोट। और एक जन सैलाब है जो मुसलमानों का, जो अल्पसंख्यक का इधर भागा चला रहा है भाजपा की तरफ। ये भाजपा की योजनाओं की वजह से है। लगातार आपके प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, और तभी तो हमने 4 लाख का नारा दिया है। जब एक शेर है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। जब कह दिया कि 4 लाख वोट, तो 4 लाख वोट से हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी बात करने के लिए हॉर्नबिल टीवी के लिए। तो ये थे जावेद जाफरी जी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समाज को भाजपा की एक योजना का लाभ मिल रहा है, और 2019 की तुलना की जाए तो अब की बार उसकी तुलना में भारी संख्या में अल्पसंख्यक समाज का वोट और समर्थन मिलने जा रहा है। देखते रहिए बाकी खबरों के लिए हॉर्नबिल टीवी। बहराइच से फरमान खान के साथ अजमल शाह। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।